rate of reaction that I had discussed. Now today we need to start the law of mass action or rate law. Rate law given rate law. So what is rate law? This is the actual definition of rate of any chemical reaction. First of all, rate of law was proposed by Goldberg and Waage. Goldberg and Waage. Now another information, according to these two scientists, the rate is depend on the concentration of reactant, not the concentration of product. प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ क्या है? देखिए यही रेट लॉ है, इसी को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट करना है. रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to product of concentration of its all reactant active mass or concentration of its all reactant, ठीक है, raised with some power, raised with some power which may be or may not be, which may be or may not be equal to their stoichiometric coefficient. Someone's mic is on, please switch off your mic. Remember, what is rate of reaction, what is rate law? Rate of any chemical reaction is directly proportional to product of concentration of its reactants raised with some power. कंसंट्रेशन के पावर रहेगा, रेज्ड विथ सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था, द पावर विल बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. पावर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, बट हियर रेट लॉ में पावर विल मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. जैसे अगर लिखा है 2H तो ये 2 इसका पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इट डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. सो ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है इसमें. कंप्लीट डिफिनीशन में थोड़ा सा डिफिनीशन इसमें चेंज है जो आपके एनसीईआरटी में है. एनसीईआरटी में है रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ऑल रिएक्टेंट रेज्ड विथ सम पावर which may be or may not be, which may be or may not be equal to their stoichiometric coefficient. जो इनका stoichiometric coefficient दिया हुआ है ये पावर के फॉर्म में होगा. ये इक्विलिब्रियम में कहा जाता था, यहाँ पे मे बी और मे नॉट बी, ये पावर इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हो या उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है. दैट इज एक्सपेरिमेंटल, जो धीरे धीरे हमारा आगे क्लियर होगा. अभी केवल इतना जानिए, दिस पावर विल नॉट ऑलवेज इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हमेशा इक्वल नहीं होगा. that may be or may not be equal to their stoichiometric coefficient. The power of concentration of reactant may be और may not be equal to their stoichiometric coefficient. उनके stoichiometric coefficient के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कब होगा कब नहीं होगा वो आगे क्लियर होगा. नाउ फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ये है, इसमें दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है एक बी है. सो रेट is directly proportional to concentration of A, concentration of B. concentration of A के पावर इसका stoichiometric coefficient है, B के पावर इसका stoichiometric coefficient है. Now proportionality sign we need to remove with equal to sign. proportionality sign के जगह हमको equal to sign लगाना है और equal to sign लगाने के लिए we require a proportionality constant that is K. So what is K? K is the rate constant.
के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज फॉर रेट फार्मूला। रेट फार्मूला के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। नाउ के रेट कांस्टेंट है, के रेट नहीं है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन, फिर वही चीज आपका यहाँ पे एक इक्वेशन शो कर रहा है, ये आ गया आपका ठीक है। अब फिर से एक इक्वेशन शो कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए और बी का कंसंट्रेशन 1:1 मान लेते हैं, सो रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज 1 and the power is also 1, then the rate will be equal to rate constant। rate constant का कैरेक्टर्स क्या क्या है, धीरे धीरे हम चैप्टर में प्रोसीड कर रहे हैं। इट इज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट रिएक्शन। के की वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करेगी। रिमेंबर दिस, वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। द रेट कांस्टेंट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट विथ कंसंट्रेशन बट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसीलिए आर्हेनियस इक्वेशन आएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज होता है। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सब आगे आपको यूज करना है। अब एक यहाँ पे नया टर्म आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? डेफिनेशन देखिए, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन रेट लॉ। देखिए साफ साफ कह रहा है रेट लॉ। रेट लॉ कहने का इसका रीजन ये है कि रिएक्शन जो मिलेगा उसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे। उस रेट लॉ के फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन का पावर है, इस कंसंट्रेशन के पावर को हम ऐड कर देंगे, एंड ऐड करने पे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, वो उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। यहाँ पे देखिए इसने ये नहीं कहा है, इंफॉर्मेशन इज नॉट सेइंग कि इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम को कहते हैं, ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि दैट पावर इज मे बी सिमिलर टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मे नॉट बी। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए बार बार जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे लिया है वही लिख रहा है। लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू, हो भी सकता है नहीं भी। आगे कैसे ये क्लियर होगा? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑफ ओनली 4 टाइप, on the basis of order of chemical reaction is of 4 types, not rate of chemical reaction में कर रहा हूँ, order of reaction, that is zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction। order 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऑर्डर कांट बी मोर देन 3। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो किसी भी रिएक्शन, यू विल हैव एनी केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन या तो 0 ऑर्डर का होगा, या तो फर्स्ट, या तो सेकेंड ऑर्डर का, या तो थर्ड ऑर्डर का। अभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तुरंत कंक्लूजन पे मत जाइएगा कि हम कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। आउट ऑफ दिस 4 ऑर्डर इन योर सिलेबस ओनली 2 वी नीड टू डिस्कस। हमको केवल 2 डिस्कस करना है, और 2 में से भी द होल चैप्टर इज डिपेंड ऑन ओनली 1, फर्स्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर का वी नीड टू जस्ट डिराइव द फॉर्मूला। 0 ऑर्डर का हमको केवल फॉर्मूला डिराइव करना है और 1-2 कैरेक्टर देखना है।
बाकी not a single numerical is given, a single question is given in your NCERT book based on zero order. जीरो ऑर्डर पे आपके एनसीईआरटी बुक में कोई न्यूमेरिकल है, ऑल द न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा मेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, बट पढ़ना दो है, जीरो एंड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड हमको नहीं पढ़ना है। दिस इज इन हायर क्लास। And how can we find that the order is 0, 1, 2 or 3? For that we will write the rate law formula of any chemical reaction। किसी chemical reaction का rate law formula लिखेंगे। rate law formula में जो उस concentration का power है उस power को add कर देंगे। add करने पे अगर जीरो आएगा तो जीरो ऑर्डर का, वन आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, टू आएगा सेकेंड ऑर्डर का, थ्री आएगा थर्ड ऑर्डर का। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट द फ्रैक्शनल वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 to 3। फ्रैक्शनल वैल्यू जो आनी चाहिए फाइनल, वो 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब फ्रैक्शनल का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 9/2 ऑर्डर हो जाएगा। 9/2 ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5 और ऑर्डर मैक्सिमम 3 हो सकता है। सो मे बी 9/4 हो सकता है, 9/4 हो सकता है, जो कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.25 अप्रोक्स। तो 2.25 आ जाएगी तो वो 3 से कम रहेगी। सो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट द फ्रैक्शनल वैल्यू मस्ट बी बिलो 3 या 0 to 3। फ्रैक्शनल वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर की बात हो रही है, रेट की बात नहीं हो रही है। रेट लॉ यूज करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, पावर जो उसका लिखेंगे, उस पावर को ऐड करेंगे। पावर जीरो आएगा ऐड करने पे, पावर को ऐड करने पे तो जीरो ऑर्डर का हुआ, वन आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, टू आएगा सेकेंड ऑर्डर का, थ्री आएगा थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, अभी सारी चीजें और एक्सपेंड हो, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में कितनी चीजें होती हैं? रिएक्शन में रेट होता है, रिएक्शन में ऑर्डर होता है। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन? सो number of reactant molecules involved in a chemical reaction to form product। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नॉट द नंबर ऑफ या टाइप ऑफ रिएक्टेंट। टाइप ऑफ रिएक्टेंट नहीं करा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एक ही रिएक्टेंट के 5 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और एक रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नंबर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसको उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एनी ऑफ द रिएक्शन विल बी ऑफ 3 टाइप। कोई रिएक्शन केवल 3 टाइप का हो सकता है। ऑर्डर के बेसिस पे 4 टाइप का था, मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे 3 टाइप का है, यूनिमो, बाई मॉलिक्यूलर एंड ये ट्राई मॉलिक्यूलर है, मिसप्रिंटिंग है, ट्राई मॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, 3 टाइप का होता है। इफ one molecule of reactant will participate, then unimolecular. If 2 molecule of reactant will participate, then bimolecular. If 3 molecule of reactant will participate, then trimolecular। जैसे आप कहते हो CaCO3, you can identify directly, molecularity आप तुरंत देख सकते हो, ऑर्डर तुरंत नहीं देख सकते। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल एंड मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल। CaCO3 is heated to break down into CaO and release CO2।
व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। सो आप रिएक्टेंट साइड में देखिए, रिएक्टेंट साइड में देखिए कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH in balanced equation to form CaO and CO2। तो क्या बन रहा है इससे मतलब नहीं है, कितना बैलेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इससे मतलब है। सो इट इज पार्टिसिपेटिंग वन मॉलिक्यूल, सो वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है मींस इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2। इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। सॉरी हाउ टू, सॉरी 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 1। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1। एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है 1। अगर यहीं पे ठीक है H2 प्लस I2 बैलेंस्ड इक्वेशन में देखना है गिव्स 2Hi। सो इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, वन मॉलिक्यूल ऑफ I2, एक H2 का मॉलिक्यूल एक I2 का मॉलिक्यूल बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्शन कर रहा है। सो टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेट, रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल रिएक्टेंट का देखना है, प्रोडक्ट्स मतलब नहीं है। सो इट्स मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2, सो इट विल बी बाई मॉलिक्यूलर। इसी को अगर उल्टा लिख दें 2Hi gives H2 प्लस I2। सो इसमें भी अब देखिए जो सीधा लिखा था H2 प्लस I2 gives 2Hi, तो इसमें भी दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटेड एंड वन इज ऑफ हाइड्रोजन वन इज ऑफ आयोडीन। दो टाइप के थे लेकिन दो ही मॉलिक्यूल थे। एंड इसमें भी दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों सेम टाइप के हैं। इसमें दोनों सेम टाइप के हैं, इसमें दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो सेम टाइप और डिफरेंट कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इससे मतलब है। तो इसमें भी दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो बाई मॉलिक्यूलर। इसमें भी दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो बाई मॉलिक्यूलर। सेम एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है N2O5 का डिकम्पोजिशन। तो N2O5 पहले ब्रेक होता है तो देता है NO2 एंड NO3। इसमें से NO3 जाकर के दूसरे N2O5 मॉलिक्यूल से पार्टिसिपेट करता है तो देता है NO2 एंड O2, NO2 एंड O2। ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में कितना पार्टिकल पार्टिसिपेट हुआ रिएक्टेंट का, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। इसमें N2O5 के दो पार्टिकल पार्टिसिपेट किया। आप कहोगे NO3 भी तो है, तो NO3 तो इसी का बना हुआ पार्ट है, वो रिएक्टेंट तो है नहीं, वो N2O5 के ब्रेक होने से ही बना है। सो N2O5 ही रिएक्टेंट है जिसके दो पार्टिकल दो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलरिटी, 2। इट इज ऑल्सो अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये भी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है। अगर स्टेप वाइज देखेंगे तो ये स्टेप यूनिमोलिकुलर है, ये स्टेप यूनिमोलिकुलर है। एक N2O5 यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, एक N2O5 यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर। सो ओवरऑल रिएक्शन सारे स्टेप को ऐड करके भी देखते हैं और सिंगल स्टेप से भी हम सिंगल स्टेप का निकालते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स ओनली, unimolecular, bimolecular, trimolecular। When one molecule of reactant, one type of reactant नहीं लिखेंगे, one molecule of reactant participate in chemical reaction to form the product, that is unimolecular। When two molecule of reactant participate in formation of product, that is called bimolecular। When three molecule of reactant participate in formation of product, then that is called trimolecular reaction। वो तीनों सेम टाइप के भी हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 95% श्योर है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा।
किस तरीके से मिलेगा ये नहीं, बट मिलेगा। एंड 100% कि प्री बोर्ड चाहे बोर्ड, दो में से एक जगह तो रहेगा ही रहेगा, चाहे हो सकता है दोनों जगह रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इस डिफरेंस से आपको 4-5 चीजें तैयार हो रही हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन तैयार हो रहा है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन तैयार हो रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी? सो फर्स्ट डिफरेंस इज देयर definition. ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका जो पावर है उसको ऐड करने पे ऑर्डर आता है। बट मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। आपको पहले बता दिए ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल। हम इसको सकते किस ऑर्डर का है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बता सकते हैं। वो अलग बात है कि एक्सपेरिमेंट करके आपको पहले से बता दिया गया, आपको याद है तो आप देखते ही बोल दिए ये इस ऑर्डर का है। लेकिन ऑर्डर हम बिना एक्सपेरिमेंट किए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड मॉलिक्युलरिटी इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब आपने जैसे भी इक्वेशन देखा, इक्वेशन से देख करके आप बता सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। ऑर्डर मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, बट मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में 3/5 पार्टिकल तो रिएक्ट करेगा नहीं, जब भी करेगा होल पार्टिकल, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल। नाउ ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी कांट बी जीरो। जीरो मॉलिक्युलरिटी कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज जीरो, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहां पे रहेंगे ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। सो ऑर्डर कैन बी जीरो बट मॉलिक्युलरिटी कांट बी जीरो। ठीक है। ऑर्डर कैन बी चेंज विथ रिएक्शन कंडीशन, अगर रिएक्शन का हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दे तो ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है कुछ रिएक्शन में, बट मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होगी। अगर दो पार्टिकल मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दो पार्टिकल मिलके ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तीन पार्टिकल से वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंड एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स, ये अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में नहीं बताया, तो ये लास्ट पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल इतना डिस्कस हुआ ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस। ये 1 2 3 4 5 5 डिफरेंसेस क्लियर हुए। और आपका क्या हो गया ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सो दैट केमिकल रिएक्शन whose rate is, वो केमिकल रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब आप क्या समझे, फॉर्मूला में क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पावर क्या होना चाहिए, जीरो। पावर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सम ऑफ पावर ही आपका होता है। सो जीरो ऑर्डर वही रिएक्शन होगा जिसका रेट लॉ फॉर्मूला ये बनेगा, दैट इज rate is directly proportional to concentration of R power 0, concentration of R power 0, जिसके रेट लॉ का फॉर्मूला में आर का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके पावर 0 आ रहा है, दैट विल बी जीरो ऑर्डर, वो जीरो ऑर्डर का होगा। और अगर किसी के भी पावर 0 होता है तो वहां चाहे जितनी भी वैल्यू लिखी हो दैट विल बी ऑलवेज वन। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 मोल हो, 3 मोल हो, 5 मोल हो, 7 मोल हो, 8 मोल हो, 10 मोल हो, पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। 10 कंसंट्रेशन है 10 मोल पर लीटर, पावर 0 1। कंसंट्रेशन है 20 मोल पर लीटर, पावर 0, आंसर 1। सो मीन्स दैट chemical reaction whose rate is
not depend on the concentration of reactant, means whose rate is independent, ठीक है, independent from the concentration of reactant. Why independent? Because the power of concentration of reactant must be zero for zero order. पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और अगर जीरो होगा तो वहां पे कोई भी वैल्यू हो कंसंट्रेशन की, 1,00,000, 1,000, 10,00,000, 1 करोड़, आंसर क्या आएगा? 1। मीन्स वहां पे कंसंट्रेशन जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर? दो डिफिनीशन लिख सकते हैं। That chemical reaction whose rate is directly proportional to the zero power of concentration of its reactant. वो केमिकल रिएक्शन जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्ट। एक डिफिनीशन। सेकंड डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, that chemical reaction whose rate is independent from the concentration of its reactant, जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ठीक है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता कौन सा है? सो ध्यान से देखिए, ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, ऑल द फोटोकेमिकल गैसियस रिएक्शन एंड ऑल द हेट्रोजीनस कैटालिटिक गैसियस रिएक्शन। हेट्रोजीनस कैटालिटिक गैसियस रिएक्शन मतलब ऐसे गैसियस रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट सॉलिड है, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि जितने भी गैसियस फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस हों, और जितने भी हेट्रोजीनस गैसियस रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस हो, गैसियस रिएक्शन ही है, दैट आर ऑफ जीरो ऑर्डर, वो जीरो ऑर्डर का होता है। अब देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि पावर मे बी और मे नॉट बी, इसका मतलब क्या है? इसका रेट लॉ आप बनाएंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। लेकिन ये जीरो ऑर्डर का है, मतलब कंसंट्रेशन के पावर क्या आएगा? जीरो आएगा। यहाँ के आपके हिसाब से यहाँ पे 1 होगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर रखेंगे 1 और 1 तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2 सेकेंड ऑर्डर, लेकिन देखा गया कि ये सेकेंड ऑर्डर का नहीं होता है। इसी तरह से इसमें अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट के बेसिस पे लिखना होता है, प्रोडक्ट से तो हमसे मतलब है नहीं। तो रेट इज इक्वल टू, सॉरी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू लगाएंगे तो के लगा देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HI, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जाते हैं तो पावर 2 लिखना पड़ेगा, तो ये सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, बट ये होता जीरो ऑर्डर का है, मतलब पावर जीरो रहेगा, विच विल वी विल नॉट से एग्जैक्टली बाय सीइंग द रिएक्शन। रिएक्शन को देख करके हम नहीं बोल सकते कि ये किस ऑर्डर का है। इसके लिए आपको या तो चीजों को रटना पड़ेगा या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑल द गैसियस फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड ऑल द हेट्रोजीनस गैसियस रिएक्शन, हेट्रोजीनस कैटालिटिक गैसियस रिएक्शन मतलब जिसमें कैटलिस्ट सॉलिड हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस हो, या ऐसा रिएक्शन गैसियस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस हो और रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो, दैट ऑल आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें चाहे कुछ भी आपका आए, रिएक्टेंट साइड पे कितना भी स्टोइकियोमेट्रिक लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो चाहे 1 लिखा हो, वो पावर जीरो जाएगा। सो इसका रेट का फॉर्मूला बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर जीरो। इसीलिए आपको कहा गया था कि द
concentration is raised with some power which may be or may not be equal to their stoichiometric coefficient, जो उसके stoichiometric coefficient के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 90% टाइम 95% टाइम इक्वल नहीं होता है। 5% या 2% ही कभी ऐसा मिल जाता है कि इक्वल हो जाता है, नहीं तो इक्वल नहीं होता है। सो आप यही मान के चलिए कि इक्वल नहीं होता, लेकिन आपको लिखना है कि मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अब इसको याद कर लीजिए कि अगर कोई फोटोकेमिकल गैसियस रिएक्शन रहेगा तो वो जीरो ऑर्डर का रहेगा, चाहे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कुछ भी लिखा हो। और अगर हेट्रोजीनस कैटालिटिक गैसियस रिएक्शन रहेगा, गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस से, देन दैट विल बी आल्सो जीरो ऑर्डर, वो भी जीरो ऑर्डर का होगा। नाउ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर क्या आना चाहिए? 1, आर पावर 1। टोटल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1 आना चाहिए। सो द रेट ऑफ means that chemical reaction, first order reaction किसको कहेंगे? that chemical reaction whose rate is directly proportional to the first power of or 1 power of its concentration of reactant, जिसका रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। that chemical reaction whose rate is directly proportional to first power of concentration of its reactant, that is called first order reaction। उसको first order reaction कहते हैं। and first order reaction is means rate of first order reaction is depend on concentration of reactant, first power of concentration of reactant। जो फर्स्ट ऑर्डर का रेट होता है, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट, इट डिपेंड ऑन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर का कहा गया रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और फर्स्ट ऑर्डर का कहा गया रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बढ़ेगा, घटाएंगे घटेगा। तो यहाँ पे ग्राफ बनता है, ग्राफ आगे आपको मिल जाएगा। ग्राफ देखिए, एक ग्राफ ये बना, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर, कुछ भी नहीं लिखा हो सकता है या 1 लिखा हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखा हो या 1 हो, ठीक है। और ये ऐसे खींच दिया लाइन। और दूसरा ये ग्राफ है, ग्राफ पे क्वेश्चन आता है हर बार 1 से 2 नंबर का। ये रेट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ आर है, और ऐसे खींच दिया। सो इन दोनों ग्राफ को दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन शोन बाय दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये किस ऑर्डर का है? तो ध्यान से देखिए, इसमें रेट इज कांस्टेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, इससे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेट इज कांस्टेंट। सो दैट केमिकल रिएक्शन whose rate is not depend on the concentration of reactant, that is of zero order। वो किस ऑर्डर का होगा? जीरो ऑर्डर का। सो ये ग्राफ किस ऑर्डर को शो कर रहा है? जीरो ऑर्डर को। एंड यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर 1 है, नहीं भी लिखा रहेगा तब भी 1 माना जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रेट भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रेट भी बढ़ रहा है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो ये ग्राफ जो आपको मिलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, ये ग्राफ जो मिलेगा जीरो ऑर्डर का। इस साल भी ये क्वेश्चन था, ग्राफ इस तरह बना के दे दिया था और पूछा था राइट द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ हाफ मार्क्स का था। आधे नंबर का ये वाला ग्राफ था, आधे नंबर का वो वाला ग्राफ था। केवल आपको ऑर्डर बताना था कि ये 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। सो ग्राफ, रिमेम्बर वन मोर इंफॉर्मेशन, इस तरह के दो ग्राफ आपको मिलेंगे। जो आप ग्राफ इस समय देख रहे हैं, इस तरह के दो ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, एक यही ग्राफ मिलेगा जिसमें आप इसको 0 ऑर्डर कर रहे हो, और एक ऐसे रहेगा। ऐसे रहेगा। ठीक है, सो इसमें भी ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसमें भी ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसमें भी यहाँ कंसंट्रेशन है, इसमें भी यहाँ कंसंट्रेशन है। लेकिन ये वाला ग्राफ 0 ऑर्डर का है और ये वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का है। रीजन क्या है? ये रेट को डिपेंड करा रहा है, और ये हाफ लाइफ टाइम को, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम। सो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसी का उल्टा एक ग्राफ और इसी तरह बना रहेगा, टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ आर, और ये ऐसे रहेगा। सो ये वाला ग्राफ सिमिलर इस तरह है, लेकिन यहाँ पे टी हाफ है, और ये ग्राफ 0 ऑर्डर का है। 0 ऑर्डर का टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम। लेकिन 0 ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे, तो हम इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यही ग्राफ 2 बार आपको मिलेगा। तो केवल ग्राफ देख करके आप जज मत करिएगा कि अच्छा ऐसे ग्राफ बना है तो ये 0 ऑर्डर का नहीं। आप ग्राफ के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखिएगा क्या लिखा है। अगर रेट और कंसंट्रेशन लिखा है, तब आप कहेंगे रेट इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, सो इट इज 0 ऑर्डर। लेकिन अगर यही ग्राफ बना है, यही ग्राफ बना है, और यहाँ पे टी हाफ लिखा है और कंसंट्रेशन आर लिखा है, तब ये कह रहा है कि टी हाफ इज not depend on concentration, half lifetime is not depend on concentration, independent of concentration। तब आप कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर का है। सो केवल ग्राफ देख करके मत जज करिएगा कि 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है। ग्राफ किसके बीच है ये जरूर देखिएगा। अगर ग्राफ में रेट और कंसंट्रेशन का दे रहा है, तो जो रेट डिपेंड नहीं कर रहा है वो 0 ऑर्डर, और जो रेट डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर टी हाफ रहेगा, हाफ लाइफ टाइम अभी आगे हम पढ़ेंगे, सो उसमें अगर ग्राफ डिपेंड नहीं कर रहा है टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर है, और डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो 0 ऑर्डर है। सो ग्राफ अभी आप केवल रेट वाला देखिए, लेकिन रेट वाला देखने का मतलब फिर से हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको दिमाग में रख लीजिए कि बस ऐसा ग्राफ बना तो वो 0 ऑर्डर है। आपको ग्राफ के साथ ये भी चेक करना है कि ग्राफ किसके बीच बना हुआ है, व्हाट आर द वैल्यूज। ठीक है, अब यहीं पे हम रोकते हैं। कल हम डेरिवेशन करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर का। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसमें से जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला मिलेगा, यही फॉर्मूला हमारे सारे न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है आपके क्वेश्चन सिलेबस में सारा न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर का है। ये जो फॉर्मूला मिलेगा यही हमको डिराइव करना है कल। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। कल हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर डिराइव करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिराइव करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर